हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 या गामा सीरीज़ में। आज हम इस टॉपिक का मतलब कि ये जो पार्ट 3 है इसमें का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मैं आपको ओरली बता दूं कि रेजिस्टेंस दो टाइप में कंबाइन होते हैं। पहला जो है सीरीज़ और दूसरा जो है पैरेलल। सीरीज़ वाला पहले देख लेते हैं, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो प्रकार में होता है। पहला जो है सीरीज और दूसरा जो है पैरेलल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीरीज में अगर पैरेलल कैसे होता है तो कनेक्ट कहलाएगा, कैसा सर्किट कनेक्ट होगा तो पैरेलल कहलाएगा, कैसा होगा तो सीरीज कहलाएगा। चलो और देखते हैं। पहले यहाँ पे पहला डाल लेते हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन इन सीरीज में कॉम्बिनेशन। चलो और देखते हैं सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। इसका एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज, अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या लॉ कहता है कि द combined resistance of any number of resistance is equal to the sum of individual रेजिस्टेंस। ये क्या कहता है कि जो पूरे रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल है, वो आप सेपरेटली इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए, वो उसके सम के इक्वल है। न्यूमेरिकली इस लॉ को लिखे तो क्या ये कहता है, ये कहता है कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी Rn डाल लीजिए या R इन्फिनिटी तक जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो इसके सम के इंडिविजुअली सम के इक्वल है, समझ रहे हैं, इसके इंडिविजुअली सम के इक्वल है। अब इसको प्रूव भी करना है कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, ऐसे कैसे हम लोग मान लें कि ये इसके सम के इक्वल है। चलो इसमें मैं सिर्फ दो वाला प्रूफ कर देता हूँ कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वैसे ही बस आप एक एक बढ़ाकर R3 कर देंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, इसे प्रूफ कर देते हैं। जैसे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो मान के चलिए कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब ये दो बात कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, जो ये दो कॉन्सेप्ट है ये रख लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सीरीज़ में कोई भी सर्किट कनेक्टेड है तो उसका जो करंट है वो कांस्टेंट होगा। ये क्या कर रहे हैं भैया, हाँ जी हाँ यही होगा, उसका जो करंट है वो कांस्टेंट होगा। और अगर आप पैरेलल में कोई भी सर्किट अगर पैरेलल में कनेक्ट है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। ये बात तो चलो इसमें ले लिए, जैसे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना, V इज इक्वल्स टू IR, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। फिर V1 किसके इक्वल है, I तो कांस्टेंट है, R1 अलग होगा, R1, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। एकदम सिंपल है, 3-4 बस इक्वेशन मानेंगे तो आपको बता देंगे, तुरंत प्रूफ कर देंगे। अब V2 मान लीजिए, V2 किसके इक्वल हो जाए, I तो कांस्टेंट है, R2 हो जाएगा इधर, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि ये जो तीनों इक्वेशन का वैल्यू है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें सब तो एकदम है भाई, एकदम वैलिड है। देखो V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं, होता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है, और V1 इज इक्वल टू IR1 होता है, और V2 इज इक्वल टू IR2 लिख दिए।
अगर V1 रहेगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा रहेगा, तो करंट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब R1 भी दूसरा रहेगा, और अगर V2 रहेगा तो R2 रहेगा। करंट तो चाहिए कांस्टेंट रहता है, सीरीज सर्किट है ना, कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल में अलग रहता है, लेकिन जो सीरीज है उसमें एक होता है। चलो अब इस तीनों का वैल्यू, मतलब कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के जो इक्वेशन है, आपको उसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखनी है, आपको उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। चलिए इक्वेशन 1 में रख दीजिए। v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, IR, मतलब I इंटू आर। V1 की जगह क्या रखेंगे, I इंटू R1, और उसके बाद फिर क्या है, प्लस है, प्लस ले लें, I इंटू R2। V2 का तो यही है, I इंटू R2। अब इधर I इंटू R ही रहने देते हैं, इधर कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होगा, दोनों में I हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये I इस I से कैंसिल, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्रूव्ड। देख रहे हो नहीं, यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे मैं इसको प्रूफ कर दिया, एकदम सिंपल। ये देखिए वैलिड है कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ये तो ओम्स लॉ है। V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा। जब करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इस टर्म में कुछ तो चेंज होगा, R चेंज है, R1 होगा, V2 है तो R2 हो जाएगा। ये जो तीनों इक्वेशन है, फिर तीनों इक्वेशन का वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दिए, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ गया। अब चलिए देखते हैं कौन सा, देखते हैं इक्वेशन, मतलब कि ये तो हो गया, प्रूफ हो गया कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर आपको कोई भी एक वो दिया हो, क्या दिया हो, अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस दिया हो, मान लीजिए 4-5 रेजिस्टेंस दिया हो, आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, सबको ऐड कर दीजिए, रेजिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को अगला टॉपिक क्या होगा, दूसरा टॉपिक, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल में अब मैंने बताया था कि पैरेलल में जो है V कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म को तो लेंगे नहीं हम लोग क्या लेंगे, हम लोग I लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए, इस पर लिख लीजिए V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, ये नोट में डाल लीजिए। पैरेलल में V कांस्टेंट होता है और सीरीज में जो है I इज कांस्टेंट, सीरीज में I कांस्टेंट होता है, इसको भी नोट में डाल लीजिए। दोनों नोट में डालेंगे तो दिमाग में फिक्स एकदम बैठ गया। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब I की क्या फॉर्मूला होता है, I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाई आर। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब I1 क्या लिखेंगे, I1 तो कांस्टेंट है ना इसमें, V बाई आर, V कांस्टेंट है, V को वैसे ही रहने देंगे, कुछ तो चेंज होगा, R की जगह R1 रख देंगे, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हुआ, V तो कांस्टेंट है, R की जगह R2 हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। अब वैसे ही सेम इसमें भी करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट में पुट करिए, I के जगह क्या रख सकते हैं, V बाई आर, V बाई आर रख दिए, इज इक्वल्स टू I1 के जगह V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब इसको इधर करते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू I बाई आर लिख सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर इंटू कर देंगे तो V बाई आर आ ही जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच कर बताइए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू V I बाई R1 लिख सकते हैं, प्लस V I बाई R2, इसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें से V कॉमन ले लेते हैं, इसको V बाई I बाई R लिख सकते, ऐसे ही इसको V कॉमन ले लेते हैं, V तो कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि V1 V2 है, V का V है,
इस पर लिख देंगे IR1 प्लस IR2। अब कॉमन ले लिए तो बोलेंगे सर वैसे की तरह फिर कैसे आएगा भैया, इसको इसमें इंटू कर दो, इसको इसमें इंटू कर दो, फिर आ गया, फिर चीज़ वैसे ही आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए v जो है v कट गया इस v से, अब क्या आ गया इसमें आ गया कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्रूफ्ड। देख रहे हो, प्रूफ्ड, इसमें प्रूफ्ड है, ये प्रूफ हो गया। और देखो एक चीज़ तुम लोग ध्यान में रखोगे, एक चीज़ क्या ध्यान में रखे होगे, अगर तुम लोग थोड़ा केयर किए होगे तो ये देखोगे कि मैं सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में उसका लॉ लिखा था, इस वाले में लॉ नहीं लिखे। चलो इसमें भी वही किस्सा है, बस रेसिप्रोकल वाला किस्सा है। यहाँ पे लॉ लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ATTL, क्या लॉ कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ combined resistance is equal, reciprocal of combined resistance of any number, कितने भी नंबर हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, any number of resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। हो गया, यही लॉ कहता है, यही वाला हम लोग प्रूव कर दिए कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल है, सम के। से कंबाइंड रेजिस्टेंस 1/r, कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r, और हर एक रेजिस्टेंस के सम के रेसिप्रोकल के इक्वल है। मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब 1 जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, और जितने रेजिस्टेंस उसको सम कर दीजिए, ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कहता है, यही कहता है। चलो ये हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है, अगला देखते हैं कि डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग के लिए कौन सा बेस्ट पड़ेगा। वायरिंग तो अब जैसे यहाँ पे है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्रकार में होता है, मतलब सर्किट 2 प्रकार में बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वायरिंग, मतलब वही वायरिंग सर्किट एक ही हो गया ना, तो देखते हैं वायरिंग कौन सा बेस्ट पड़ेगा हम लोग के लिए। डोमेस्टिक वायरिंग अच्छा पड़ता है कि सीरीज़ वाला, मतलब कि पैरेलल अच्छा पड़ता है कि सीरीज़। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल एक और सीरीज, ये हो गया। अब देखते हैं सीरीज पहले एक बार इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में इसका क्या है, एडवांटेज में बहुत लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे सीरीज़ में सिर्फ एक ही बटन होता है ऑन करने के लिए, एक बटन से ऑन करेंगे सब एक साथ जल जाएगा, जल्दी होगा, बार बार नहीं ऑन करना पड़ेगा, टाइम बचाएगा, और क्या इसका यही एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, एक बार आप लोग सोचिए अपने दिमाग से, सोच लिए, पहले आइए करते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज वायरिंग। सीरीज वायरिंग का डिसएडवांटेज क्या है। पहला कि पहला क्या कहता है कि इफ वन एप्लियंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, then all appliance stop working। अरे भैया ये क्या खेला है इसका, ये खेला क्या है इसमें,
पहले एक बार आप लोग इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए, पढ़ लिए? इसमें से आप लोग को क्या मिला सोच के? आप लोग को क्या लग रहा है कि ये क्या कह रहा है? ये रहा है कि कोई भी अप्लायंस अगर आप सीरीज में कनेक्ट किए हैं, अपने वायरिंग को आप सीरीज में लेकर गए हैं, जैसे आप देखते होंगे शादी वादी में हम लोग कहते हैं, मतलब कि ऐसे हम लोग कहते हैं झालर कहते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट होता है। वो एक से एक बल्ब सिर्फ कनेक्टेड होता है सीरीज में, वो सेपरेटली कोई एक एक बटन से एक एक बल्ब नहीं जलता है। वो सेपरेटली सिर्फ जैसे एक तार लगा दिया, एक बटन लगा दिया, पूरा जल गया। उस तरह में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि अगर एक अप्लायंस, एक भी उसका बल्ब जो है स्टॉप कर दिया वर्किंग, तो पूरा का पूरा बंद, पूरा खत्म, कहानी ख़त्म। अब जाओ भैया उसको सही करो, नहीं तो जाओ उसको फेंको, दूसरा लेकर आओ, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं, ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज लाइन सप्लाई। मतलब कि जितना लाइन ने यहाँ पे करंट सप्लाई कर देते हैं, जितना भी अप्लायंस उसमें कनेक्ट होता है, वो पूरे अप्लायंस को पूरा का पूरा जहाँ से हम लोग लगाएं, जैसे हम लोग 220 वोल्ट वाले बोर्ड से या फिर ट्रांसफार्मर कहीं से भी लगाएं कि वहाँ से लाइन जाए, तो सीरीज वाले में उतना उसको लाइन मिलता ही नहीं है, उससे कम मिलेगा। ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज अ करंट अप्लाई। जितना करंट उस बोर्ड में या उस जगह पे आता है, वहाँ से हम लोग लगा रहे हैं, तो उतने ही करंट इसमें नहीं जाएगा। ये इसका एक और डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि वी कैन नॉट स्विच ऑफ devices, we cannot switch off appliances separately ये क्या है? ये कहता ये है कि आप हर एक अप्लायंस को सेपरेटली आप इसको क्या नहीं कर सकते, हर एक अप्लायंस को आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज है। ये क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज है भाई, जैसे आप घर में हैं, आप सीरीज सर्किट करवा दिए हैं, आप एक रूम में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हम अकेले घर में हैं और सब लाइट बंद हो, तो आप उस बटन को दबाने जाएंगे, आपका रूम का बंद। इसीलिए ये जो सीरीज सर्किट है, इसका भी ये भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि उससे लाइन भी वेस्ट होगा। आप इसमें बैठे हैं, सब जल रहा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपका जल रहा है, आपका तभी जलेगा, आपका सिर्फ तभी ग्लो करेगा लाइट या फैन तभी चलेगा जब आप पैरेलल सर्किट करवाएंगे। पैरेलल कनेक्शन रहेगा। इसका एक और डिसएडवांटेज हो गया, समझ रहे हो? 3 डिसएडवांटेज हो गया। अब पैरेलल वाला देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज वायरिंग हो गया, पैरेलल का एडवांटेज देखते हैं। उसका डिसएडवांटेज तो हमें लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ तो नहीं है, बहुत होगा वही जैसे उसमें था कि तुरंत आप जैसे चालू कर दोगे, टाइम बचाता है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा चलाने में। लेकिन और उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल वायरिंग। पैरेलल वायरिंग का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि अगर एक भी अप्लायंस स्टॉप कर दिया वर्किंग, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और सब अप्लायंस चलता रहेगा, उसको कोई प्रभाव नहीं। तुम जाओ भैया, तुम जाओ, बनो, रिपेयर हो, जो करना है वो, तुम्हारा जो मन, मैं तो एकदम चलता रहूँगा, मेरा ड्यूटी है। ये हो गया एक इसका एडवांटेज। दूसरा क्या है? ऑल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज करंट अप्लाई। इसमें ये डिसएडवांटेज था, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये इसका एडवांटेज हो गया। क्या एडवांटेज है? कि पूरा अप्लायंस जो इसमें होता है पैरेलल सर्किट में, उसको एकदम सेम वोल्टेज मिलता है जितना करंट अप्लाई होता है। करंट कनेक्शन जहाँ से वो, जहाँ उसको हम लगा रहे हैं कि यहाँ से तुम जाओ, वहाँ से जितना वहाँ मिल रहा है उतना वो भेजेगा। ये इसमें एक और एडवांटेज है इसका। थर्ड, वी कैन नॉट स्विच ऑफ अप्लायंसेस सेपरेटली। इसमें स्विच ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप रूम में बैठे हैं, अब देखते होंगे इसमें इस रूम में एक बोर्ड, उस रूम में एक बोर्ड, उस रूम में एक बोर्ड, वो सब पैरेलल सर्किट का खेला है। और उसमें आप क्या करेंगे, जैसे हम बताएं ना कि आप अकेले रूम घर में हो, अब पैरेलल सर्किट अगर कनेक्ट है तो आप अपना सिर्फ ऑन करके और सब बंद कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक
भी बचेगा, आपका बिल भी नहीं बचेगा, इलेक्ट्रिक बचा रहेगा तो आगे काम देगा। ये अब देखिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको तीनों बस इसका अपोजिट, जस्ट जो यहाँ पे स्टॉप्स के जगह नॉट स्टॉप लिख दीजिए। इफ़ वन एप्लियंस स्टॉप्स, मान लीजिए स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल एप्लियंस स्टॉप वर्किंग। स्टॉप ने नॉट स्टॉप लिख दीजिए। यहाँ पे है ऑल एप्लियंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, यहाँ पे लिख दिया ऑल एप्लियंस गेट सेम वोल्टेज। ये दूसरा हो गया। वी कैन नॉट स्विच ऑफ एप्लियंसेस सेपरेटली, वी कैन स्विच ऑफ एप्लियंसेस सेपरेटली। ये हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। ये दोनों डोमेस्टिक वायरिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं टॉपिक किस पे, पावर पे। अब आते हैं कौन से टॉपिक पे, अब आते हैं हम लोग पावर पे। पावर क्या होता है? अरे भैया ये तो लगता है पढ़ा पढ़ा सा है। हाँ बिल्कुल पढ़े होगे, जब 10th में आ गए तो 8th 9th में ज़रूर पढ़े होगे। चलिए आइए पावर देखते हैं। पावर क्या है? पावर यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है थोड़ा बताइए, सोच के एक बार अपने से बताइए इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिकल वर्क डन है एक पर्टिकुलर एक पर यूनिट टाइम के अंतर्गत। कितना वर्क डन कर रहे हैं किसी टाइम के अंदर, वही उसका इलेक्ट्रिक पावर है। न्यूमेरिकली लिखे हैं उसको डेफिनेशन को, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T। और पावर का ऐसे हम लोग जानते हैं SI यूनिट क्या है, SI यूनिट अब पावर इज क्या है, वॉट है, शॉर्ट में W। यहाँ से भी बना सकते हैं SI यूनिट। ये वर्क है, जूल हो जाएगा, ये टाइम का सेकंड है, GS-1। ये भी एक बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पावर का, ये तो एक फॉर्मूला हो गया W/T, लेकिन अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग निकालने वाले हैं पावर का दूसरा फॉर्मूला। 3 और फॉर्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे, देखते रहिएगा बस। पहले आप ये बताइए कि जितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो किसके इक्वल है। वो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर रहे हैं किसी टाइम इंटरवल के अंतर्गत और किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर, वही तो उसका वर्क डन है। इसका मतलब कि W इज इक्वल्स टू कितना करंट पास कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर और कितने पोटेंशियल के अंतर्गत, यही इसका क्या है, वर्क डन है। ये हो गया। अब इसका यही आप कहते हैं, यहाँ PD को हम लोग लिख देंगे, वोल्टेज भी कहते हैं PD को, इसको हम लोग V लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस जो W की V जो फॉर्मूला है इसको हम इसमें रख देते हैं। इसमें रखने से क्या होगा, तो इसमें दिया है P इज इक्वल टू W/T, तो P को हम लोग क्या लिख देंगे, I इंटू V इंटू T अपॉन T। ये ना I इंटू V को इधर कर दी, I इंटू V इंटू T या I इंटू T इंटू V, तो I इंटू V इंटू T अपॉन T से कैंसिल, कितना आ गया, V इंटू I या I इंटू V। ये आ गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे क्या कर दीजिए, V का वैल्यू रख दीजिए। V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे रख दीजिए ओम्स लॉ, IR इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला पावर का। अब यहीं पे जो फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में I का वैल्यू रख दीजिए। I का क्या वैल्यू होता है, थोड़ा बताइए, ओम्स लॉ से निकालिए। I इज इक्वल टू V/R होता है, तो वहाँ पे रख दीजिए V इंटू V/R। I की वैल्यू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर R। थर्ड यहाँ पे क्या आ गया, P इज इक्वल टू, एक है गया V इंटू I, दूसरा आ गया I स्क्वायर R, तीसरा आ गया V स्क्वायर R। 3 फार्मूला बन गए, डिराइव हो गया। 2 मिनट के अंदर 3 फार्मूला निकाल दिए। अरे भैया वाह भाई वाह, कमाल कर दिए एकदम, मेरे साथ रहोगे तम कमाल ने धमाल हो गया। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर तो आप देख ली, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज ए इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं किसी टाइम के इंटरवल के बीच में, वही उसका पावर है।
अब पावर के हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 3 और फार्मूला था, अभी तक तो पढ़ते आ रहे थे, P = W/T, मतलब P = वर्क डन बाई टी, टाइम। लेकिन अब 3 फार्मूला, उसी फार्मूला से हम लोग 3 फार्मूला और डिराइव किए, जो कि आपको लिख के बता दिए हैं। उसका यूज़ आगे न्यूमेरिकल आप जब करेंगे तो उसका यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे दिया रहे, जैसा वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में वैसा है। जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, R दिया है कुछ, मान लीजिए जैसे X दिया है और V दिया है Y, या R दिया है 10, V दिया है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, P = W/T थोड़ी लगाएंगे, ये W दिया नहीं, T दिया ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, P = I² R थोड़ी लगाएंगे। I दिया ही नहीं है, R दिया है तो P भी नहीं दिया, R नहीं दिया, जब 2 दिया रहता है तब नेक निकलता है। हाँ भैया सही बोले, P = क्या हो गया, P = V × I थोड़ी लगाएंगे, V दिया है लेकिन क्या 2 तो नहीं दिया है तो थोड़ी निकलेगा, लगाएंगे P = क्या, P = V²/R। ये भी दिया है, ये भी दिया है, इसको निकालना है तुरंत निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे जितना दिया है, इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा पावर। चलो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना वर्क डन हुआ है उसी के तो इक्वल है। जितना वर्क डन आप करेंगे इसका मतलब कि उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम किए, मतलब कि P = W/T है, हम लोग P = E/T तो लिख सकते हैं, मतलब कि E = P × T लिख दें, ये हो गया। ये P आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये हो गया। अब एक बार इसको सोचिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इसका एक बार डेफिनेशन बनाइए इस फॉर्मूला से, इसका एक बार डेफिनेशन बनाइए इस फॉर्मूला से, बनाकर थोड़ा देखिए तो आपको क्या लग रहा है, उस फॉर्मूला से क्या डेफिनेशन निकलेगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन ये निकलेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी = हाउ पावर इज इनटू पर यूनिट टाइम, कितना पावर है किसी एप्लियंस का पर यूनिट टाइम, वही उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। बिल्कुल सही भैया। चलो ये हो गया ना। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक है एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, बस एकदम मेरे साथ चलते जाए, एकदम धुआं लड़ा, एकदम पूरा धुआं बना देंगे, एकदम पूरा गद्दे की तरफ फोड़ देंगे। चलो अब अगले टॉपिक कौन सा है, अगले टॉपिक देखते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इफ करंट is passed from high resistance wire, हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे आप मान लीजिए नाइक्रोम वायर हो गया, becomes then wire becomes hot and produces heat are called हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम लोग कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या निकालेंगे फॉर्मूला। जैसे मान चलिए यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो W = क्या लिख सकते हैं, Q × V। ये कहाँ से आया, अरे वो वाला लेक्चर, पहला वाला लेक्चर पार्ट 1 तो देखे नहीं, यहाँ पे चले आए। चलो अच्छा बता देता हूँ, V = Q/, V = क्या होता है, V = वर्क डन अपॉन क्यों, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला से आया है, पोटेंशियल डिफरेंस ये फॉर्मूला है, और ये कहाँ से आया है, उसके डेफिनेशन से आया है। चलो ये लिख सकते हैं, क्यों का क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं Q = I, क्या होता है, IT होता है, ओम्स लॉ से, क्योंकि I = Q/T होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Q = IT ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो Q का यहाँ वैल्यू रख देते हैं I × T, V का भी रख देते हैं, V का क्या रखेंगे, V = होता है, क्या होता है, I/R, अरे IR ये होता है। अब IR की वैल्यू रख देते हैं I × R, I × I, I² × R × T,
ये आ गया किसका फॉर्मूला, ये वर्क का आ गया। और वर्क डन उतना वो होगा जितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको हीट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब H इज टू यही फॉर्मूला बन जाएगा इंटू R इंटू T। ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि हीट का हीट एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन में आता है कि ये इतना ये दिया है, इसका ये निकालो, उसके बाद फिर हीट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस अप्लायंसेस फाइंड आउट दिस, वो निकालना रहता है। तो आपको ऑटोमेटिक जब वो निकालेंगे तो आपको ये IRT पता ही रहेगा, फॉर्मूले में रख देंगे, आ गया, अपन को फॉर्मूला याद है। चलो अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक सवाल कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक सवाल कर लेते हैं। और एक बात और आज जान लीजिए, मैंने बताने भूल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है। और ये जान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर, किलोवाट को हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में KWH, आर को 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। इतना बड़ा यूनिट है 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल, इसके अंदर वो होता है एनर्जी होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, ये भी जान लेना। वर्क का भी जूल ऐसा यूनिट, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट। चलो और देखते हैं इसका क्वेश्चन से, क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। हम लोग को क्या क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है, हीट प्रोड्यूस इन जूल। मैंने क्या बोला था कि करंट क्वेश्चन में, कोई सी क्वेश्चन में अगर हीट से रिलेटेड जरूर पूछेगा कि हीट प्रोड्यूस निकालना है। इसमें क्या करेंगे, हीट का फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका हीट का, H इज टू, एकदम याद कर लीजिए, H इज टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, H इज टू I स्क्वायर R इंटू T। चलो अब देखते हैं इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में। PD 250 वोल्ट का है, द PD ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। PD 250 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस जो है 500 ओम दिया है इलेक्ट्रिक आयरन का। इसमें निकालना क्या है करंट, तो डायरेक्ट पहले लिख दीजिए सोल्यूशन में हम लोग क्या लिख देंगे कि PD को लिख देंगे हम लोग V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, R इज इक्वल टू 500 ओम। कितना निकालना है, I निकालना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट यहाँ पे ओम्स लॉ रख दीजिए, I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना है 250, ये कितना है 500, 250 वोल्ट अपन 500 ओम, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये निकल गया आपका पहला करंट, ये आपका करंट निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा निकाल लीजिए, दूसरा क्या निकलेगा, हीट। यहाँ पे हम लोग को हीट निकालना है। हीट निकालने के लिए H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। T क्या दिया है 10 सेकेंड, T गिवन है 10 सेकेंड। अब यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0. एम्पियर का, इंटू R कितना दिया है 500 ओम इंटू 10 सेकेंड, 0.5 का स्क्वायर करिए। चलिए यहाँ पे कर देते हैं 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 0 0 2 5 2 0 0.25 इंटू कितना होगा, इसको इंटू करिए 510, 5000 0.25 5000। 0.25 का मतलब आप क्या समझते हैं, एक तरह से 1/4। 1/4 क्यों लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं इंटू ना, इसमें वो करने का क्या ज़रूरत है। 5000 0.25 0 0 0 25 0 0 0 10 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 5 2 1 1 2 1 2 1250 जूल। हीट का जो ऐसा यूनिट क्या है, जूल।
1250 जूल। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाल दिया और एक बार इसको आप देख लीजिए अपनी तरह से, इसको आप देखिए। देख लिए। चलिए बच्चों, आज ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इस थर्ड पार्ट के द्वारा, गामा सीरीज़ के द्वारा मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कौन से वीडियो में, अगले वीडियो में।